हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं। ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड रिओक्यूरिंग थॉट एंड बिहेवियर दैट ए पर्सन फील द अर्ज टू रिपीट ओवर एंड ओवर। ईगो डिस्टोनिक नेचर, द पेशेंट इज अवेयर दैट देयर थॉट बिहेवियर आर irrational and unwanted, yet they cannot stop them। यानी ये जो ओसीडी होती है, ये ओसीडी डिसऑर्डर जो होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक ईगो डिस्टोनिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि पेशेंट जानता है कि उसके थॉट यानी ऑब्सेशन जो बेतुके हैं और इरेशनल है, यानी बिना तरक के हैं, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता है। ये जानते हुए भी वो उनको रोक नहीं पाता है, इसे ही ओसीडी कहते हैं। ईगो डिस्टोनिक का मतलब यही है, उसको पता है लेकिन वो फिर भी रोक नहीं पाता है जानते हुए भी। द ओसीडी साइकिल, अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस इज वाइटल फॉर क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन। क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव थॉट। द स्टो इज ऑन, यानी उसको बार बार एक ही थॉट आता है कि लोग नहीं किया, लोग नहीं किया। एंजाइटी, फिर उसको एंजाइटी होती है, इसमें इंटेंस डिस्ट्रेस और फियर, उसको फिर डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। कंपल्सन में फिर वो क्या करता है, रिपीटेटिव एक्ट टू न्यूट्रलाइज एंजाइटी, वो एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बार बार एक ही काम करता है, बार बार उस लोग को चेक करेगा, यानी वो बार बार 10 बार चेक करेगा उसको। रिलीफ, टेम्पररी रिडक्शन इन एंजाइटी, वो जब ऐसा करता है तो उसकी एंजाइटी है वो थोड़े टाइम के लिए रिलीव हो जाती है, और फिर बार बार वो वही करने लग जाता है। थोड़े टाइम के लिए वो उसकी एंजाइटी रिलीव होगी और बाद में फिर वापस वो यही थॉट आएंगे, वापस यही काम करेगा। इटियोलॉजी में क्या होता है, इटियोलॉजी एंड असेसमेंट स्केल। न्यूरोबायोलॉजी को देखें, डिसरेगुलेशन एंड सीरोटोनिन अबनॉर्मलिटीज इन दी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया। इसमें सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो होता है वो कम होता है, और ये ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया में डिसरेगुलेशन, इनमें इनका असंतुलन हो जाता है, इनकी वजह से भी ये हो सकती है। गोल्ड स्टैंडर्ड स्केल इसमें वाई बॉक्स इसमें यूज करते हैं। ये येलो ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल होती है। इसमें अपन मेजर करते हैं कि उसके सिम्टम की सिवियरिटी कितनी है। एक इसमें ये पांडाज, ये भी इटियोलॉजी में आता है। एक बार इसकी फुल फॉर्म भी आई थी नोटशीट में। पांडाज की फुल फॉर्म होती है पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, ये थ्रोट का इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से फिर ये ओसीडी हो जाता है उसको। ये ऑटोइम्यून होता है और एंटीबॉडी बनती है, और फिर वो बेसल गैंग्लिया पे उन न्यूरोट्रांसमीटर को गड़बड़ कर देती है, और फिर उसको ओसीडी हो जाता है। बार बार वो यही एक ही काम करने लग जाता है। फिर इसकी वजह से जब ओसीडी होती है ना, तो ये तुरंत होती है, रातों रात होती है। और वैसे ओसीडी होता है ना, तब वो क्रोनिक धीरे धीरे होगा लंबे टाइम से, लेकिन इसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से होगी ना, तो इसमें ये अक्यूट होगी। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म यूज। अब ओसीडी का पेशेंट कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज लेता है वो देखते हैं। ओसीडी पेशेंट इज अनकॉन्शियसली यूज लेता है एंड डूइंग ए गुड एक्ट टू कैंसिल आउट ए बैड थॉट। ओसीडी का पेशेंट, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, ओसीडी का पेशेंट होता है ना, वो एंडोइंग डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेता है। ये क्या करता है, इसको थॉट आते हैं, इसको जब भी कोई बुरा थॉट आता है ना, तो उस टाइम जैसे ना ये ना अपनी माँ के पास बैठा है और फिर इसको थॉट आता है कि माँ को धक्का दे दूँ। फिर ये क्या करता है, सोचता है कि अरे, इसको खुद को ही गिल्ट होता है, फिर ये माँ के पैर छूता है और बार बार ऐसे सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा तो इस गिल्ट से मेरे को आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे उस एंजाइटी को रिलीफ हो जाएगा उस टाइम। या फिर ऐसे देखें कि किसी को ना रास्ते चलते हुए किसी को पत्थर से ठोकर लग जाती है, फिर वो वापस आता है, वापस आके फिर उस पत्थर को ऐसे चुटकारता है, यूँ देखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई भी गलत चीज़ होने वाली थी वो टल जाएगी मेरी। ये अनडूइंग है।
मतलब कोई भी बुरा होने के लिए, उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो क्या करता है, उस अच्छा काम करता है, कोई भी बैड थॉट उसके जब आते हैं तब। या फिर ऐसे देखें कि किसी के लिए बुरा ख्याल आता है तो उस टाइम में फिर वो ऐसे भगवान को याद करेगा, 11 बार गायत्री मंत्र बोलेगा, ऐसे कि मैं ऐसा करूँगा तो ये थॉट मेरा टल जाएगा। ऐसा वो ओसीडी का पेशेंट करता है एंड डूइंग। अगला एक ओसीडी का पेशेंट रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म भी काम में लेता है। एक्टिंग द अपोजिट ऑफ हाउ दे फील, जो जैसा उसको फील होता है उसके अपोजिट वो करता है। जैसे उसको होता है कि हाथ गंदे हाथ गंदे हाथ गंदे, ऐसे उसको होता है तो फिर वो क्या करता है, एंजाइटी होती है उसको तो उसके अपोजिट वो क्या करता है, ताकि उसकी एंजाइटी रिलीव हो जाए तो वो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग जाता है। हाथ धोएगा बार बार, उसको ऐसे फर्श पे एक बूंद भी पड़ी होगी ना तो उसको भी इतने अच्छे से क्लीन करेगा। ये है रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब जैसे उसको थॉट आ रहे थे ना उनको वो मिटाने के लिए फिर क्या करता है, ऐसे रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेता है। अगला आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट है। आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट भी ओसीडी का पेशेंट डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम में लेता है। सेपरेटिंग ए थॉट फ्रॉम इट्स इमोशनल पेन, ये क्या करता है, जैसे इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट और जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे सेम सेम सी होती है लेकिन आप थोड़ा देख लेना, मैं समझाती हूँ। जैसे जैसे किसी पेशेंट को ना मैं ऐसे एक्सीडेंट का डर लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, तो वो क्या करता है, वो ऐसे बताएगा ना तो ऐसे बताएगा कि एक्सीडेंट की दरें इतनी बढ़ रही हैं, इतना ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे बताएगा। और उस टाइम में ना उसके कोई ऐसे इमोशनल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी ऐसे उसको ऐसे फील ही नहीं आएगा, किसी टाइप का उसके डर नहीं होगा उस टाइम। और जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो होता है ना उसमें वो तर्क देता है ऐसे, जैसे ना निडल लगी तो हॉस्पिटल में किसी को निडल लग जाती है नर्सिंग स्टाफ को, तो वो क्या करता है, वो बताता है इसमें आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट में क्या करेगा, वो बताएगा, वैसे बताएगा कि HIV कि ऐसे मेरे को निडल लग गई है और मेरे को HIV हो सकता है। लेकिन उस टाइम में ना उसमें कोई ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा वो, जैसे आइसोलेशन अफेक्ट कोई अफेक्ट नहीं आएगा, ब्लंट अफेक्ट हो जाएंगे उस टाइम उसके। और ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन वाला क्या करेगा, ये बताएगा कि ये फिर उसको बोलेगा कि नीडल उसके प्रिक हो गई है, वो ऐसे बताएगा कि इतनी ART, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बताएगा, वायरल लोड के बारे में बताएगा, ऐसे ये फिर ये ज्ञान बताता है, उस टाइम में ज्ञान देता है। ये वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन में होता है और ये इसमें होता है, ये दोनों सेम से, मैं थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आशा करती हूँ समझ आया होगा ये वाला आपको। यानी इसमें इसमें जब वो कोई चीज़ करेगा ना तो उसके कोई ऐसे इमोशन कोई ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो कुछ भी ऐसे एकदम आइसोलेट अफेक्ट। बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। इनिशियल फेज अलो द पेशेंट इनफ टाइम टू परफॉर्म रिचुअल्स, नेवर स्टॉप ए रिचुअल अब्रप्टली इन द बिगनिंग एज इट लीड टू एक्सट्रीम पैनिक या एंजाइटी। यानी इनिशियल फेज में क्या करना है, उसको ऐसे अचानक से ऐसे उसके थॉट अचानक से रोकने नहीं है, क्योंकि अचानक से अपन उसको रोकने के लिए बोलेंगे ना तो उसको पैनिक एंजाइटी होगी। लिमिट सेटिंग करनी है। ग्रेजुअली लिमिट द टाइम स्पेंट ऑन रिचुअल वाइल टीचिंग न्यू कोपिंग मैकेनिज्म, उसको धीरे धीरे जो उसके थॉट आ रहे हैं उन पे जो एक्ट आउट कर रहा है उसको धीरे धीरे कम करने के लिए बोलेंगे। यानी वो पहले 10 बार हाथ धोता था तो अब वो 5 बार धोएगा, 4 बार धोएगा, ऐसे धीरे धीरे करके उसको कम करवाएंगे, लिमिट सेटिंग करेंगे उसकी। स्ट्रक्चर्ड रूटीन में क्या करेंगे, प्रोवाइड ए रिटर्न शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ टू डिक्रीज द टाइम अवेलेबल फॉर ऑब्सेसिव थिंकिंग। उसको ना रिटर्न में लिख के देंगे उसका शेड्यूल ऐसे, ताकि वो ऐसे बिजी रहेगा ना तो ज़्यादा थॉट उसके आएंगे नहीं। कम्युनिकेशन यूज ए काम नॉन जजमेंटल अप्रोच, डू नॉट आर्ग्यू अबाउट द इरेशनलिटी ऑफ द थॉट। आर्ग्यू नहीं करेंगे उसके साथ में, कामली और नॉन जजमेंटल अप्रोच उसके साथ में रखेंगे अपन, ऐसे जज नहीं करेंगे उसको। मेडिकल एंड बिहेवियर ट्रीटमेंट, फार्मेकोथेरेपी इसमें ऐसे सारा ही देते हैं। फर्स्ट लाइन इसमें फ्लोक्सोटिन
जेमाइन एंड सर्टलिन, हाईएस्ट डोज यूजुअली रिक्वायर्ड। क्योंकि सीरोटोनिन कम हो रहा था ना, उसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसे बिगड़ा था, तो ये क्या करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा। TCA क्लोमिप्रामाइन स्पेशली इफेक्टिव फॉर OCD एंड बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजिंग द पेशेंट टू द ट्रिगर डर्ट एंड प्रिवेंटिंग द रेस्पॉन्स हैंड वॉशिंग। या फिर उसको ऐसे जिस चीज़ की वजह से उसको डर हो रहा है ना, उसी चीज़ से उसका सामना करवाएंगे। जैसे उसको गंदगी से डर लग रहा है तो वो एक्ट आउट करता है, तो उसको ऐसे डर्ट से सामना करवाएंगे, सीधा ही फेस करवा देते हैं। थॉट स्टॉपिंग में क्या होगा, टीचिंग द पेशेंट टू से स्टॉप व्हेन एन ऑब्सेशन ऑक्यूर्स। जब वो काम करेगा ना, तो उसको जैसे उसको ऐसे थॉट आता है कि हाथ गंदे हैं, फिर वो जाके हाथ धोता है ना, तो उस टाइम में ना उसको बोलेंगे कि जब तेरे दिमाग में ये थॉट आए ना, तो ऐसे बोलना स्टॉप स्टॉप, ऐसे दिमाग को ऐसे शांत करेगा ना, उस टाइम वो कम कम वो करेगा, फिर उसका रिएक्शन कम होगा उस टाइम। जैसे उसको 4 बार थॉट आ रहे हैं ना, तो वो जाके 2 बार ही हाथ धोएगा ना, तो उसका ऐसे धीरे धीरे करके उसके थॉट को अपन कम करेंगे। देखो शॉर्ट समरी में इसको देखें ना, तो ये क्या होता है, इसमें कंपल्सन, ये इसके नाम में स्पष्ट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी बार बार थॉट आते हैं, बार बार उन पे एक्ट आउट करता है, और ये ईगो डिस्टोनिक नेचर का होता है, यानी उसको पता होता है लेकिन वो फिर भी उन थॉट को रोक नहीं पाता है, और ये सीरोटोनिन कम होने की वजह से हो रहा है। ये पांडाज वाली पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये फुल फॉर्म देख लेना एक, और एक डिफेंस मैकेनिज्म देख लेना, क्वेश्चन आता है इसका भी बहुत बार, अनडूइंग और एक्शन फॉर्मेशन और आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। ये था इसमें। थैंक यू फॉर वाचिंग।